फिर 97 में चूंकि अब हम उत्तरोत्तर शक्तिशाली होते जा रहे थे तो सब मिलकर हमारे खिलाफ एकजुट थे और इस संसद में वो दृश्य भी देखा कि सामान्यतः सरकार में एक दल होता है और बाकी सब दल विपक्ष में होते हैं। इस 50वें साल में हमने वो दृश्य देखा कि विपक्ष में एक दल था और बाकी सारे दल सरकार में थे, सरकार के साथ थे या सरकार के अंदर थे या सरकार के बाहर थे। जिसमें आप सबको वह ध्यान होगा जो प्रमोद महाजन जी ने बोला था कि वो विदेश में गए और उनका परिचय हुआ चाइना में कि साहब हम सबसे बड़े दल हैं और हम सरकार से बाहर है, विपक्षी दल है। फिर उन्होंने कांग्रेस के सदस्य का परिचय कराया, दूसरे सबसे बड़े दल हैं मगर ये सरकार में नहीं है, समर्थन कर रहे हैं। फिर तीसरे व्यक्ति का परिचय कराया और कहा कि साहब ये सरकार के साथ है मगर मंत्री नहीं है, सरकार में नहीं है। और फिर उन्होंने कहा कि रमाकांत कलब जी थे, उन्होंने कहा जी ये एकमात्र सांसद हैं अपने दल के और ये सरकार है। तो मेरे विचार से संसद का यह स्वरूप भी उस समय हमने देखा। वैसे इस अवसर के ऊपर मैं कोई चुभती बात नहीं करना चाहता, पर यह भी याद है कि 97 में गुजराल जी की सरकार किस मामले पे गई थी। जैन कमीशन की रिपोर्ट, स्वर्गीय राजीव गांधी जी की दुखद हत्या और उसको लेकर कुछ लोगों के, पार्टियों के नेताओं के साथ संबंध को लेकर यूनाइटेड फ्रंट की सरकार गिराई गई थी और कहा गया था कि यह सरकार नहीं चल सकती यदि डीएमके के साथ समर्थन वापस नहीं लेते। परंतु कोई बात नहीं, आज 25 साल के बाद राजीव गांधी जी के प्रति श्रद्धा का ज्वार गठबंधन के खुमार में कहीं दब गया है और इसलिए अब परिस्थिति भिन्न है। अब मैं आता हूं इस कालखंड पे 1998 से 2023, ये तीसरा कालखंड जो हमारा हुआ, इसकी शुरुआत हुई पोखरण के विस्फोट के साथ। भारत की शक्ति का उदय हुआ और भारत में एक अंतर में और स्पष्ट कर दूं, 1974 में भी इंदिरा जी ने परमाणु विस्फोट किया था और 98 दोनों में फंडामेंटल डिफरेंस यह था कि 1974 में हमारे घोषणा करने से पहले सोवियत यूनियन और अमेरिका दोनों ने घोषित कर दिया था कि भारत ने टेस्ट किया है। परंतु जब हमने 98 में किया तो जब अटल जी ने कहा था प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, तब तक अमेरिका को भी नहीं पता था कि परमाणु विस्फोट हो गया है। और दूसरा, 98 में हमने 5 एक्सप्लोजन किए थे जिसमें हाइड्रोजन बम से लेके सब किलो टन तक के थे और अंतर यह था कि 74 में हमने कहा था कि हमने शांतिपूर्ण पर्पस के लिए किया है। 98 में हमने कहा नाउ वी आर द न्यूक्लियर स्टेट और हमने अपने को न्यूक्लियर स्टेट डिक्लेयर किया था। फिर इसी सदन में एक और भी चीज हुई जो सभापति महोदय, कभी कभी क्या होता है टेक्निकलिटी और मॉरलिटी के बीच की धारा बहुत छोटी होती है। अप्रैल 1999 में एक वोट से सरकार गिरी और वो एक वोट किसका था? उस समय श्री गिरधर गोमांग जो कि उड़ीसा के मुख्यमंत्री बन चुके थे, तो टेक्निकली तो वो संसद के में वोट कर सकते थे, पर मैंने कहा ना टेक्निकलिटी और मॉरलिटी के बीच की जो धारा होती है वो बहुत हल्की होती है। खैर कोई बात नहीं, एक वोट से सरकार गिरी, परंतु उसके बाद पुनः हम लोग आए पुनः हम लोग सत्ता में आए और उसके बाद 2004 का दौर आया। 2004 में हम 7 सीटों के अंतर से चूक गए, परंतु मैं यह भी कहना चाहूंगा उस दौर में भी डॉक्टर मनमोहन सिंह जब प्रधानमंत्री बने तो मैं एक बात कहना चाहूंगा। आज बहुत सारे विदेश के अखबारों संस्थानों को लोग कोट करते हैं, कई विदेशी अखबारों ने और कई अंतरराष्ट्रीय बुद्धिजीवियों ने, जिसमें भारत के भी थे, नोबेल पुरस्कार विजेता भी थे, उन्होंने 2004 में कहा था एक बात कि इंडिया इज अ मार्वेल ऑफ डेमोक्रेसी। क्योंकि उन्होंने कहा अ लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी who is a Christian lady is asking a Muslim president to appoint a Sikh as prime minister of the country when 80% are Hindus. That's why India is a marvel of democracy। और मैं कह सकता हूं यही crux of democracy है, ये मूल भाव है जिसकी वजह से यहां सबको समान रूप से रहने का मौका मिलता है और आगे चलने का मौका मिलता है। आगे के 10 वर्षों के ऊपर मैं इस समय में बहुत टिप्पणी नहीं करना चाहूंगा, क्योंकि मेरे विचार से इशारों को अगर समझो राज को राज रहने दो। वो सबको यह बात पता है कि उस कालखंड में क्या हुआ। अब मैं आता हूं 2014 पे। जब 2014 में 16 मई 2014 को श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमें स्पष्ट बहुमत मिला, तो उस समय परिस्थिति यह थी कि मैं याद दिलाना चाहता हूं 18 मई 2014 लंदन के संडे गार्डियन ने अपने आर्टिकल में लिखा, सिर्फ पहली लाइन बोलूंगा, आगे का नहीं बोलता हूं। उन्होंने कहा दिस इज द इंडिया सेकेंड ट्रिस्ट विद डेस्टिनी।
यह नियति के साथ दूसरा मिलन था, क्योंकि पहली बार एक ऐसे दल को सत्ता मिली थी जिसका उत्पत्ति विचार स्वतंत्र भारत में हुआ और पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को स्पष्ट बहुमत मिला। परंतु यह सरकार सिर्फ सरकार बदलने के लिए नहीं थी, यह विचार बदलने के लिए थी। और इसीलिए मोदी जी ने प्रधानमंत्री बनने के बाद वो कुछ ऐसे विषय उठाए जो कहा गया नॉन पॉलिटिकल है। जैसे उन्होंने कहा स्वच्छ भारत अभियान, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का विषय कहा, परंतु यह विचार बदलने के लिए था। आज आप देखिए, हमारे आप में से किसी के भी हाथ में कोई पैकेट और रैपर होता, जैसे पहले कोई आसानी से लोग फेंक दिया करते थे, अब ऐसा नहीं होता। और अगर उन्होंने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ कहा तो नवजात शिशुओं के लिंग अनुपात में भारी परिवर्तन दर्ज किया गया है। और इस साल पहली बार ऐसा हुआ है नवजात शिशुओं में लड़कियों की संख्या अधिक आई है। यानी यह इतना बड़ा परिवर्तन आया। और अभी उदारता की बात कर रहे थे हमारे खड़गे जी, तो मैं याद दिलाना चाहता हूं कि इसी दरमियान स्टैंडिंग कमेटीज की जब बात होती है तो जो बिल आए हैं 2014 के बाद सरकार की तरफ से, तो उसमें 46 बिल्स आए हैं, जिसमें 14 स्टैंडिंग कमेटी को और 23 सेलेक्ट कमेटीज को गए। यानी 46 में 37, 80% बिल पार्लियामेंट्री कमेटीज को गए हैं। यह फैक्ट भी हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। और इसी के साथ मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, उन्होंने कहा था थोड़ा बड़ा हृदय होना चाहिए। तो याद करिए मोदी जी का पहला भाषण 2014 में, जब उन्होंने क्या कहा कि हम तो समाज के सबसे गरीब व्यक्ति की तरफ नजर रखते हैं, क्योंकि हम दीनदयाल जी के अंत्योदय से प्रेरित हैं। और आगे उन्होंने कहा महात्मा गांधी हो, लोहिया जी हो या दीनदयाल जी हो, सभी का विचार इसी भाव से प्रेरित था। हमने इसकी कोई चिंता नहीं की कि कौन हमारी पार्टी का है कौन हमारी पार्टी का नहीं। और विशाल हृदय तो इतना दिखाया कि सरदार पटेल की दुनिया की सबसे विशाल मूर्ति बनाकर दिखाई। हमें इस बात से कोई प्रभाव नहीं पड़ता कि उनके कालखंड में भले ही आरएसएस पे बैन लगा हो, परंतु जिसने देश के लिए इतना ऊंचा काम किया उसका मुकाम भी उतना ऊंचा होना चाहिए। फिर मैं ये भी याद दिलाना चाहता हूं, मोदी जी के ही कालखंड में सिर्फ इतना ही नहीं हुआ, हमने श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी भारत रत्न नहीं दिया, प्रणब मुखर्जी जी को भी भारत रत्न दिया, हमने तरुण गोगोई जी को भी पद्म भूषण दिया, एससी जमीर जी को भी पद्म भूषण दिया। मुझे लगता है शायद इससे ज्यादा उदारता बगैर इस बात की चिंता किए हुए कि कौन हमारी पार्टी का है कौन हमारी पार्टी का नहीं है, भारत के इतिहास में यह देखने को नहीं मिलता है जो उदाहरण उन्होंने दिया। हां, यह जरूर कह सकते हैं कि बहुत से ऐसे लोग, उनको इसमें भी उदारता न नजर आई हो जो बाबा साहब का बहुत उल्लेख करते हैं। और बाबा साहब को भारत रत्न देने में इतना लंबा समय लग गया था, उनके कालखंड में नहीं मिला था। हमारी जब सरकार आई तो अटल जी की सरकार के समय में, जहां उन्होंने अंतिम सांस ली थी, उस अलीपुर रोड बंगले को सरकार ने लेकर उसको स्मारक बनाया। मोदी जी ने मुंबई में और लंदन तक जाके जिस मकान में डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर रहे थे, भारत सरकार ने उसको लेकर उसे स्मारक बनाने का काम किया। और 26 नवंबर को संविधान दिवस के रूप में उसको स्थापित किया। तो यह दर्शाता है कि हमने सभी के प्रति, जिसने इस देश के लिए जो योगदान दिया, उन सब के प्रति हमने ईमानदारी से और पूरी दृढ़ता के साथ इन 75 वर्षों में यह करने का प्रयास किया है। और एक और बड़ा परिवर्तन आया। देखिए, जब इस देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू जी बने, परंतु वो ईश्वर की कृपा से एक समृद्ध परिवार से आते थे। उनके बचपन से उनके मुंह में सोने का चम्मच था। और आज 75 वर्ष के बाद एक ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने बचपन प्लेटफॉर्म पे दौड़ते हुए चम्मच और चाय के गिलास को लेकर दौड़ते हुए गुजारा है। तो मैं ये कह सकता हूं कि अंतर ये आया है कि ये लोकतंत्र की परिपक्वता है। इसका हम सबको, हमें इसको सेलिब्रेट करना चाहिए कि अब लोकतंत्र लक्ष्मी नारायण की कृपा से लेके दरिद्र नारायण के सम्मान तक आके खड़ा हो गया है। यह परिवर्तन इस 75 वर्ष में लोकतंत्र में आया है। और इस संसद में भी जो 4 सर्वोच्च पद माने जाते हैं, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, आज राष्ट्रपति पद पर द्रौपदी मुर्मू जी हैं। आज हम कह सकते हैं कि जनरल क्लास हो, शेड्यूल कास्ट हो, ओबीसी क्लास हो, शेड्यूल ट्राइब्स हो या माइनॉरिटीज हो, आज अब कोई भी वर्ग ऐसा नहीं कह सकता कि मुझे संसद के 4 सर्वोच्च पदों में से किसी एक पर कभी प्रतिनिधित्व करने का मौका नहीं मिला। ये लोकतंत्र में को हमने उस मुकाम तक पहुंचाया है इस अमृतकाल में। मेरे विचार से इसके लिए भी मोदी सरकार का अभिनंदन किया जाना चाहिए। और
यह भी मैं बताना चाहता हूं, इस समय यह भी एक सुखद संयोग देखिए कि सभी पदों पर बैठे हुए लोग वो हैं जो आजादी के बाद उत्पन्न हुए हैं। अर्थात अब स्वतंत्र भारत का, स्वतंत्र भाव का नेतृत्व इस समय संसद में भिन्न भिन्न रूप में आगे चल रहा है। शक्ति सिंह गोयल जी ने कुछ बात बोली थी, मैं उनका भी जवाब देना चाहता हूं। उन्होंने एक दोहा बोला था, हम लोग की तरफ भी गांवों में बोला जाता है। आपने शायद ध्यान नहीं दिया जी, आपके एक वाक्य को देखकर बाहर गए। नहीं मान्यवर, उन्होंने एक सेंटेंस बोला था, हम लोग की तरफ भी गांवों में कहा जाता है, कहे घाघ सुन भट्टरी यही गांव में रहना है, और ऊंट बिलारी ले गई हाजी हाजी कहना है। वो कह रहे थे कि हाजी हाजी कहना पड़ता है, ये तो उनके मन की कल्पना थी। मैं सिर्फ 3 चीजें कोट करता हूं, किसी के प्रति कुछ नहीं। मौलाना आजाद की किताब इंडिया विंस फ्रीडम, उसके आखिरी वो 30 पन्ने जो उन्होंने कहा था मेरी मृत्यु के 30 वर्ष के बाद पब्लिश हो, उसको पढ़ लीजिए। श्री पीवी नरसिम्हा राव की किताब द इनसाइडर, जिसका हिंदी अनुवाद अंतर्गाथा के रूप में भी विद्यमान है, वो भी पढ़ लीजिए। और श्री नटवर सिंह जी की किताब वन लाइफ इज नॉट एनफ पढ़ लीजिए। तो फिर मेरे विचार से शक्ति सिंह गोयल जी को वह शक्ति मिलेगी कि हाँ जी कैसे कहना है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, खड़गे जी ने G20 पे कहा कि कमल का फूल दिख रहा था। मान्यवर, G20 में जो कमल का फूल था वो 5 पंखुड़ियों वाला फूल है, जो भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। हमारा कमल का फूल 8 पंखुड़ियों वाला है। मगर मैं ये भी कहना चाहता हूं कि उनको ध्यान रखना चाहिए कि आज अगर भारत को सुपर पावर बनना है तो हमें इंटेलेक्चुअली भी आगे बढ़ना है, फाइनेंशियली भी। हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए। सर 1 मिनट और, हम कंक्लूड कर रहे हैं सर। हमें लक्ष्मी जी की भी कृपा चाहिए और सरस्वती जी की भी कृपा चाहिए, और दोनों ही कमल पे विराजती हैं। तो जितना कमल खिला रहेगा हमारा प्रगति का मार्ग उतना ही प्रशस्त रहेगा। और मैं ये कहना चाहता हूं कि हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर, बस समराइज कर रहा हूं सर 1 मिनट में, हमारे प्रधानमंत्री जी के ऊपर G20 में हमने वो विकास दिखाया कि आज 7.8% के साथ हम दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ती है व्यवस्थाएं। आज दुनिया में क्या स्थिति है, चाइना की, अमेरिका की, यूरोप की, पाकिस्तान और श्रीलंका छोड़ दीजिए। तो मैं सिर्फ एक लाइन कहना चाहूंगा मोदी जी के लिए, और सर एक लाइन उसके बाद और आपसे मैं मोदी जी के लिए जो आप लोगों के मन में भाव आता है, तो मैं कहना चाहता हूं कि इस विपरीत परिस्थिति में जैसे देश को चलाया है, हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। हमें इल्जाम मत दीजिए, बहुत अफसोस होता है। बड़ी तरकीब से कश्ती यहां तक लेके आए हैं, बदल देते हैं हम दरिया की लहरें अपनी हिम्मत से, आंधियों में भी चिराग अक्सर हमने जलाए। और अंत में सर 1 मिनट, अंत में मैं अटल जी की उस पंक्ति से समाप्त करता हूं। आप सबसे आह्वान करता हूं, नई संसद में जा रहे हैं तो वो जो उनकी पंक्ति थी कि आओ मिलकर दिया जलाएं, तो मैं ये कहना चाहता हूं, आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा। अपने लोग ही कुछ विघ्न उत्पन्न कर रहे हैं, कोई बात नहीं। आहुति बाकी यज्ञ अधूरा, अपनों के विघ्नों ने घेरा, अंतिम जय का वज्र बनाने नव दधीच हड्डियां गलाएं, आओ मिलकर दिया जलाएं। और यज्ञ का धुआं उन सारे वायरस को नष्ट करे जिसमें डेंगू भी है, मलेरिया भी है, कोरोना भी है, HIV भी है, जो मन में बैठा उस वायरस को नष्ट करे और एक भारत श्रेष्ठ भारत का मार्ग प्रशस्त करे।